हेलो स्टूडेंट्स, देखो सीए फाउंडेशन के लिए ये रिवीजन क्लासेस हैं। वीएसआई वाले स्टूडेंट्स को तो आपको पहले ये नोट्स और सब डायरेक्शन दिए हुए हैं। ये इंडिया लेवल पर है ताकि उन बच्चों को और इससे अगर थोड़ा बेनिफिट मिल सके तो अच्छी बात है। सबसे पहला इसमें ये ध्यान रखना, ज़्यादातर बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चैप्टर 5 कंपनीज एक्ट पर ध्यान नहीं देते। वजह कुछ भी हो सकती है, बेचारा एंड में पहुंच जाता है। ये आप गलती कर रहे हो। चैप्टर 5 आपके लिए लॉटरी है। 13 मार्क्स 13 मार्क्स कंपलसरी आने ही हैं और इतना ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें कंपलसरी क्वेश्चन उसके अंदर है, चैप्टर 5 भी होगा। अगर आपको थोड़ी रिस्क लेनी है तो आप रिस्क लो चैप्टर 4 के बी पे एलएलपी, क्योंकि आज तक वो क्वेश्चन नंबर 2 के बी में आता है, वो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है। तो अगर वो पूरा चैप्टर भी छोड़ दो तो आपको कोई खास नुकसान नहीं होगा। चैप्टर 5 मैं कभी प्रेफर नहीं करना, आप अभी देख लो। इसमें बस ये ध्यान रखना, मैंने मेन डेटा सारा का सारा आईसीए के अकॉर्डिंग कहते हैं इसमें यूज में ले लिया है। बस मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चंस वो हटाए। तो ये रिवीजन क्लास है, तो जो ये सोच रहा है इसी से ही काम हो जाए तो एक अच्छी बात है। बाकी मैं मानता हूं कि पहले आपको थोड़ा डेटा आएगा, तो ये एग्जामिनेशन डे के पर्पज से बनाई गई कहते हैं इसमें क्लासेस है। तो चैप्टर 5 देन 3 फिर कराऊंगा 4 फिर 2 और लास्ट में 1। तो हम चैप्टर कहते हैं इसमें 5 से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 13 एप्लीकेबल है उन कंपनियों पे जो किसी न किसी कंपनीज एक्ट के बिया पर इनकॉर्पोरेट हुई है, चाहे वो ये वाला था या पुराना वाला था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, कुछ स्पेशल कंपनियां होती है तो स्पेशल लॉ से गवर्न होती है, जैसे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी इंगेज्ड इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कंपनीज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। सेकंड, फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के 5 फीचर्स है। सबसे फर्स्ट फीचर होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की अपने मेंबर से, अपने ही सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए से सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उसी दिन से कंपनी क्लॉथ विद लीगल पर्सनैलिटी। इसके पास ऑलमोस्ट सेम राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ही होते हैं। मतलब ये अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी कहते हैं इसमें परचेज, सेल, डिस्पोज ऑफ कहते हैं इसमें कर सकती है। फिर ये कहते हैं इसमें अपने ही मेंबर्स के साथ क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट। इसको शू किया जा सकता है, इसके अगेंस्ट में ये खुद शूट फाइल कहते हैं इसमें कर सकती है। फिर इसको बस जेल नहीं भेज सकती, शादी नहीं कर सकती, ये ओथ नहीं ले सकती। अदरवाइज ये कहते हैं हमारी तरह बैंक अकाउंट कहते हैं ओपन कर सकती है, लीगल ऑब्लिगेशन कहते हैं इसमें इनकर कर सकती है। ये पॉइंट, मेंबर का कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो जो भी प्रॉपर्टी जो सब किसके नाम पर परचेज की जानी चाहिए, कंपनी के। सेकंड लेते हैं परपेचुअल सक्सेशन। वैसे तो आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट अगर हो तो 12th बेसिस पे एक कोटेशन आता है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। परपेचुअल वर्ड में सेंस ही कौन सा है, फॉर एवर। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको क्रिएट किसने किया है, लॉ ने। तो जब तक लॉ के प्रोविजन से इसका वाइंडिंग अप ना हो जाए, कंपनी का सक्सेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। क्यों? क्योंकि कंपनी में देखो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है। तो अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाएगी तो उसके शेयर किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके लीगल हायर या नॉमिनी को। इंसॉल्वेंट हो गया तो उसका ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी किसी और को सेल आउट कर देगा। तो मेंबर्स की डेथ या इंसॉल्वेंसी का फर्क किस पे नहीं पड़ता है, कंपनी पर नहीं। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी। देखो लिमिटेड लायबिलिटी कौन सी कंपनियों में होगी, मेंबर की, जो खुद लिमिटेड कंपनियां होगी। अब कंपनियां लिमिटेड 2 टाइप से होती है, एक लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स में किसी भी मेंबर की मैक्सिमम लायबिलिटी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से ज्यादा नहीं हो सकती, और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स में भी उसकी लायबिलिटी कहते हैं इसमें मैक्सिमम कितनी होगी, जो अनपेड वैल्यू है, जो पे कर चुका वो वापस क्यों देगा। दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी।
तो गारंटी कंपनी में मेंबर की मैक्सिमम लायबिलिटी जो अमाउंट एमओए में स्पेसिफाइड है एज ए गारंटी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। फिर अगर कंपनी कौन सी आ गई, अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड कंपनी के तो नाम में आंसर गिवन है, ये तो एक तरह से पार्टनरशिप फॉर्म है, तो यहां मेंबर की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। नेक्स्ट लेते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक ऐसा पर्सन है जिसकी बर्थ उस प्रोसेस से होती है जो अदर देन नेचुरल बर्थ है, मतलब हमारी तरह वो 9 महीने वाला सिस्टम इसमें नहीं आता। कंपनी को कहते हैं इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन के रूट से क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हो गई ये पर्सन बन गई, तो पर्सन की तरह इसको बहुत सारे राइट, ये देखो फर्स्ट पॉइंट से मिलता जुलता कहते हैं इसमें पॉइंट है। कंपनी जुडिशियल है, लॉ इसे क्रिएट करती है, इसे इंडिविजुअल के ऑलमोस्ट सेम राइट मिलते हैं, बस ये नहीं मिलेंगे जेल नहीं जाएगी, ओथ नहीं लेगी। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, खुद के नाम से अकाउंट खोल सकती है, फिर लोन ले सकती है, लायबिलिटीज ले सकती है, मेंबर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये तो ऊपर वाले पॉइंट की तरह रिपीट है, बस इसमें एक चेंज क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसे एक्ट करने के लिए किसी न किसी ह्यूमन एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी जिसका नाम है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स किसके एजेंट कहते हैं इसमें होते हैं, कंपनी के, ना कि मेंबर्स, क्योंकि कंपनी की तो मेंबर से सेपरेट एंटिटी है। नेक्स्ट कॉमन सील, ये कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर है। कंपनी हमारी तरह रूटीन सिग्नेचर नहीं करती है, कंपनी के सिग्नेचर उसकी कॉमन सील को माना जाता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी के साइड से जो इश्यू होगा उसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगी हुई होती है। इसको एक तरह से हम सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बिहाफ पर भी यूज में ले सकते हैं। अब कहते हैं इसमें 2015 में एक अमेंडमेंट आया, उसने कॉमन सील को शैल की जगह में बना दिया, मतलब अब कॉमन सील क्या हो गई, ऑप्शनल। अगर कंपनी का मूड हुआ तो वो कॉमन सील रख सकती है, नहीं तो फिर जो डॉक्यूमेंट इश्यू होगा वो तब भी वैलिड मान लिया जाएगा जब इसके ऊपर 2 डायरेक्टर्स के या फिर 1 डायरेक्टर और 1 सीएस के साइन हो जाए, अगर कंपनी ने सीएस को अपॉइंट किया है, कंपनी सेक्रेटरी। कॉर्पोरेट वेल, वेल का मतलब एक तरह से कोई कर्टन, आवरण, प्रोटेक्शन, शेड, समथिंग, ये ठीक है। समझो कॉर्पोरेट वेल है क्या। अभी आपको मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं इसमें कॉन्सेप्ट बताया था, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, इसी का दूसरा नाम कॉर्पोरेट वेल भी होता है। कॉर्पोरेट वेल एक आवरण नकाब है जो उसके मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है, किससे, कंपनी की कहते हैं इसमें डेब्ट, लायबिलिटी, ऑफेंसेस, पेनल्टी, उनसे। तो इन शॉर्ट कॉर्पोरेट वेल कहते हैं इसमें इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। Members are shielded or protected from debt incurred by company और from contravention के लिए जो भी liability आएगी उससे। पर अब समस्या क्या है, अगर आपको पता चल जाए कि कॉर्पोरेट वेल का मतलब कहते हैं इसमें गलती हम करेंगे, मतलब हम मेंबर्स हैं, पर सजा कंपनी को मिलेगी, तो हम उसका यूज करेंगे मिसयूज, तो चांसेस क्या है हम उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देंगे, हम फ्रॉड करेंगे, स्कैम करेंगे, इरेगुलरिटी करेंगे। तो इतना आसान थोड़ी ना है। अब जो कॉर्पोरेट वेल का सिस्टम है आप उसका मिसयूज करोगे तो कॉर्पोरेट वेल को हम लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करने का मतलब कॉर्पोरेट वेल किसके बराबर है, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब सालोमन्स केस। तो कॉर्पोरेट लिफ्ट होने का मतलब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होने का, अब सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर कर दो और कंपनी के बिहाइंड जाकर कहते हैं इसमें आप आइडेंटिफाई करो आखिर कंपनी का जो नकाब ओढ़कर बैठे हैं, कॉर्पोरेट पैकेट पहन के जो बैठे हैं, वो पर्संस कौन है, गिल्टी पर्संस का आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, कॉर्पोरेट वेल मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। एक्सेप्शनल केसेस में इस वेल को क्या किया जा सकता है, लिफ्ट किया जा सकता है। तो वो एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं, जब आप अपने देश के दुश्मनों के साथ ट्रेडिंग करना चालू कर देते हो, या आपने कॉर्पोरेट वेल का यूज किसके लिए किया है, टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करने के लिए, या फिर कंपनी ने सब्सिडरी कंपनीज बनाई है केवल अपने एजेंट के बिहाफ पे काम करने के लिए। देखो सब्सिडरी कंपनी अगर अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करती है तो सब्सिडरी कंपनी अलग है और होल्डिंग कंपनी अलग है। सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी आगे अपन टॉपिक में अभी करेंगे।
लेकिन सब्सिडरी कंपनी अगर केवल एजेंट के बिहाफ पे काम करने के लिए बनाई गई है तो उसकी इंडिविजुअलिटी होल्डिंग कंपनी के फेवर में खत्म हो जाती है। तो अब हम मानेंगे सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी दो डिफरेंट कंपनीज नहीं है, वो एक ही है। या फिर आपने वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज के प्रोविजंस को सर्कमवेंट किया है, सर्कमवेंट का मतलब एक तरह से अवॉइड किया है, तो फिर वेल लिफ्ट किया जा सकता है। या वेल को इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पज के लिए बनाया गया है, क्रेडिटर्स और को बेवकूफ बनाने के लिए, लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए, वो गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। अगर आपको डिटेल्ड वर्जन में जाना है तो ये क्लास उसके लिए नहीं है, मेन सारे टॉपिक है। अब आप सोचोगे इन सब में केस लॉज है, वो रनिंग क्लास में मैं करवाता भी हूँ वीएसआई में, लेकिन आप कहते हैं इसमें अगर वही डिटेल वर्जन करना है तो फिर रिवीजन क्लास कैसे हुई? तो फिर आप कहते हैं इसमें आप जो भी पैटर्न पढ़ते हो उसको कर लो। ये मेन सारा डेटा है, क्योंकि अगर कल को थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे है तो सीधा अटेंड हो जाएगा, केस स्टडी भी अटेंड हो जाएगी। बस अगर केस स्टडी पर्टिकुलर उस केस लॉ पे आ रखी है तो फिर आप अपने साइड से उसे क्लियर करो। प्रमोटर, प्रमोटर वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? प्रमोशन से। तो जो पर्सन कहते हैं इसमें कंपनी बनाने का आइडिया लाता है, उसे प्रमोट करता है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाता है, उसके लिए कैपिटल अरेंज करता है, वो प्रमोटर है। वो तो इन जनरल मीनिंग हुआ। पर जब सेक्शन 2 क्लॉज 69 पे जाते हैं तो प्रमोटर मीन्स अ पर्सन नेम्ड इन प्रोस्पेक्टस एज प्रमोटर और आइडेंटिफाइड एज प्रमोटर इन एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। मतलब जिस बंदे का नाम प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में आपने एज ए प्रमोटर लिखा है वो प्रमोटर माना जाएगा। या फिर कहते हैं इसमें जो बंदा सेकंड, ये सब वर्ड्स ध्यान रखना किसके बिहाफ पर चल रहे हैं, और तो अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन कहते हैं इसमें फुलफिल हो गई तो वो पर्सन प्रमोटर हो जाएगा। तो या फिर जो बंदा कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल रखता है, चाहे वो शेयर होल्डर के नाम पर, चाहे वो डायरेक्टर के नाम पर या अदरवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी क्या माना जाएगा? प्रमोटर। मेन जो समझने का पोर्शन है वो ये थर्ड, अकॉर्डिंग टू हुज एडवाइस, कंट्रोल और डायरेक्शन बीओडी ऑफ द कंपनी, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब ऑल डायरेक्टर्स अकस्टम टू एक्ट, हैबिचुअली एक्ट करता है, मतलब जिसकी बात बीओडी कहते हैं इसमें मानता है। ठीक है, अब इसमें एक ध्यान रखना है, अगर कोई एडवाइस प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी गई है तो वो पर्सन प्रमोटर नहीं है। जैसे कंपनी के सॉलिसिटर, बैंकर्स, अकाउंटेंट, सॉलिसिटर एडवोकेट जो लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स अरेंज करो, प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स अरेंज करो, और ओपीसी बनानी है तो मिनिमम 1 मेंबर अरेंज करो। तो ये 7 to 1 ऐसे फॉर्मूला होता है, ये अरेंज करने हैं। अब हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ध्यान से समझना, मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूं, यह आपके कंपनी बनाने में भी काम आएगा, प्रोसीजर में, एलएलपी में भी काम आएगा और पार्टनरशिप फॉर्म में भी आएगा। जब भी किसी एंटिटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो माइंड में क्लिक होना चाहिए, एक एंटिटी और एक अथॉरिटी है। उस एंटिटी का रजिस्ट्रेशन किसके पास कहते हैं इसमें हो रहा है? अथॉरिटी के पास। राइट नाउ एंटिटी कौन है? कंपनी। अथॉरिटी कौन है कहते हैं इसमें? आरओसी। ठीक है, तो अब वो एंटिटी अपना रजिस्ट्रेशन, मतलब अब वो प्रपोज कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन किसके पास करवाने जा रही है? आरओसी के पास करवाने जा रही है। तो सबसे पहला, कोई भी अथॉरिटी जब किसी का रजिस्ट्रेशन करेगी तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स, फीस और आपको क्या करनी होगी? पे करनी पड़ेगी। इंडिया में स्टेट वाइज आरओसी है, तो जिस आरओसी के जुरिस्डिक्शन में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश होने वाला है उस आरओसी को आप क्या करोगे? ये डॉक्यूमेंटेशन करोगे। क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं? सबसे पहला, सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए, जो एमओए के सब्सक्रिप्शन क्लॉज पे अपने साइन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए। उनका साइन किया हुआ एक कहते हैं इसमें एमओए एंड एओए, किसको फाइल करेंगे हम? आरओसी को। फिर एक डिक्लेरेशन वो पर्संस जो कंपनी बनाने में इंगेज्ड है, सीए, सीएमए, सीएस, एडवोकेट, ये सब, ये लोग देंगे कि सर चिंता मत करो, कंपनीज एक्ट में कंपनी बनाने के लिए जितना प्रोसीजर गिवन था वो हमने सब कॉम्प्लाई कर दिया है, तो वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। फिर एक डिक्लेरेशन कहते हैं इसमें आएगा
ईच ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए एंड पर्सन्स नेम्ड इन एओए एज फर्स्ट डायरेक्टर। बाकी डायरेक्टर्स तो मेंबर्स जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर लेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स का नेम नॉर्मली कंपनी अपने एओए में लिख देती है, तो उनकी डिटेल आएगी, उनका नेम, एड्रेस, डायरेक्टर है तो उनका डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेशनैलिटी कहाँ से है, ये सब डिटेल कहते हैं इसमें आ जाएगी। फिर ये लोग डिक्लेरेशन देंगे कि सर हमें कन्विक्ट नहीं किया गया है, हमें किसी भी ऑफेंस के लिए जो कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, इसके लिए हमें कभी सजा नहीं मिली है, ना ही हम लास्ट 5 ईयर्स में किसी कंपनी को चलाने से रिलेटेड किसी फ्रॉड, मिसफीसेंस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए गिल्टी फाइव गए हैं। जितनी गिवन इंफॉर्मेशन है वो सबकी सब सही है, अगर गलत होती तो इनको 447 कंपनीज एक्ट में क्या किया जाता, लायबल किया जाता। जब तक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं हो जाए, एक आप टेम्पररी एड्रेस गिवन कर दोगे, किसके लिए, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए। ये तो मैंने डिटेल बता दी, इन सब की आएगी। जब ये सारी डिटेल्स आप रजिस्ट्रार को दे दोगे, उसका काम उसका इंस्पेक्शन करना, सेटिस्फाइड हुआ तो आपकी कंपनी बना देगा और आपका नेम कहते हैं इसमें एंटर कर देगा, कहाँ पर, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। आपको एविडेंस के लिए क्या दे देगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किसके साथ, सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ, जो कंपनी की यूनिक आइडेंटिटी है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, वो दूसरे को नहीं मिल सकती। तो ये सिन नंबर दे दिया। मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन जो आरओसी को फाइल किए थे, जब तक आपका वाइंडिंग अप ना हो जाए, ये प्रोसीजर हो गई। अगर आपने कंपनी फॉल्स इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के बिया पे बनाई है, सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स के बिया पे बनाई है, तो लायबिलिटी तो कहां आएगी, 447 फॉर फ्रॉड। तो जो भी डिफॉल्टिंग पर्सन्स हैं, लायबल अंडर सेक्शन 447 फॉर फ्रॉड, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है, ये जो गलत हो गया है इसको सही भी तो करवाना है, तो इसके लिए हम अप्लाई कहते हैं इसमें किसको करेंगे, ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल एक अथॉरिटी है कंपनीज एक्ट में। ट्रिब्यूनल सबसे पहला क्या करेगी, पार्टीज को सुनेगी, नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी। उसके बाद अभी तक कोई ट्रांजैक्शन और बन चुके उसको चेक करेगी। फिर ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर दे सकती है, नंबर 1, जैसे अभी रॉन्ग मैनेजमेंट हो रहा है क्योंकि कंपनी गलत तरीके से बनाई गई है, तो राइट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो कंपनी का फ्यूचर में मैनेजमेंट कैसे रेगुलेट होगा, एमओए एओए कैसे चेंज होंगे। फिर मेंबर्स की लायबिलिटी को अनलिमिटेड बना दो जिससे जो नुकसान हो रिकवर हो जाए। अभी कंपनी बनी है पर बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो सीधा आरओसी से कह दो कि कंपनी का नेम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव कर दो। अगर बिजनेस स्टार्ट हो गया तो उसके वाइंडिंग अप का ऑर्डर कहते हैं इसमें गिवन कर दो, अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन से बनी। और अगर राइट इंफॉर्मेशन से कंपनी बन जाए तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी है वही इक्विवेलेंट टू क्या होंगे, इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, पॉजिटिव इफेक्ट, सेक्शन 9। वही कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी अपने नाम से शूट फाइल कर सकती है, कंपनी के नाम पे शूट फाइल किया जा सकता है, सेपरेट प्रॉपर्टी, और वो सारे पॉइंट आ जाएंगे। अब डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के ऑब्जेक्ट्स किस में लिखे हुए होते हैं, एमओए में। तो अगर कोई कंपनी बिजनेस कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट लॉज में जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो अगर कंपनी ऑब्जेक्ट लॉज से बाहर निकलकर कोई ट्रांजैक्शन करेगी, ऑब्जेक्ट लॉज ऑफ एमओए से बाहर निकलकर, तो वो ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगा, अल्ट्रा वायरस। अगर वो ट्रांजैक्शन डायरेक्टर्स या एओए से बाहर है लेकिन विद इन एमओए, वो अल्ट्रा वायरस नहीं होता। एमओए के ऑब्जेक्ट लॉ से बाहर निकलना जरूरी, तभी वो ट्रांजैक्शन क्या होगा, अल्ट्रा वायरस। और वो अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन वॉइड होता है और किसी को बाइंड नहीं करेगा, ना तो कंपनी को, ना तो कंपनी, ना कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी को इसके बिया पर कोई राइट मिलेगा। कंपनी इसको वैलिड नहीं कर सकती चाहे सारे मेंबर्स कितने इसको एसेंट दे दे। पर आज के टाइम में क्या है, अल्ट्रा वायरस की वैल्यू धीरे धीरे कहते हैं इसमें खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आगे भी मैं 2-3 बार मिक्स करूंगा, एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन।
इसके रूट से किसकी अप्रूवल ली जाती है? शेयर होल्डर्स की। तो आज के टाइम में कंपनी अगर मान लो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है जो ऑब्जेक्ट लॉज ऑफ एमओए में नहीं है, तो वो पहले एसआर पास करेगी और एमओए को ऑल्टर कर देगी और उसको एमओए में ले आएगी। तो अब कहते हैं वो अल्ट्रा वायरस रहा ही नहीं। अल्ट्रा वायरस कब है? जब वो एमओए में नहीं आ रहा था और फिर भी आपने स्टार्ट कर दिया, वो वॉइड हो जाएगा, किसी को कोई राइट नहीं मिलना। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव वर्ड का देखो मतलब होता है इम्प्लाइड या डीम्ड नोटिस। जो पर्सन कंपनी के साथ डील करने जा रहा है, आउटसाइडर, उसकी ड्यूटी है कि पहले कंपनी के 2 बेसिक्स डॉक्यूमेंट रीड करे, एमओए एंड एओए, क्योंकि एमओए एक्सटर्नल वर्ड के साथ रिलेशनशिप बताएगा, एओए इंटरनल वर्ड के साथ रिलेशनशिप बताएगा। अब अगर वो रीड नहीं करता तो गलती किसकी है? उसी की है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिर किसकी बनेगी? उसी की बनेगी, क्योंकि सेक्शन 399 कहता है कि जिस दिन एमओए एंड एओए का रजिस्ट्रेशन हुआ उसी दिन से वो कौन से डॉक्यूमेंट बन गए? पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो माना यह जाएगा कि पब्लिक ने इसको रीड कर लिया है। अब वास्तव में रीड नहीं किया, ये आपकी समस्या है, पर लॉ तो ये मान रही है कि आपने ना केवल उसे रीड किया है बल्कि कंपनी के सेंस में अंडरस्टूड भी कर लिया। ठीक है, तो उसको एमओए एओए की केवल नॉलेज नहीं बल्कि उसके रिलेटेड कहते हैं इसमें सारी की सारी कहते हैं इसमें डिटेल जो आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन के साथ दी गई थी वो सब कुछ है, ये लॉ मान रही है। तो ये कंपनी को बचा रहा है किसके अगेंस्ट में? आउटसाइडर, क्योंकि लॉ ये मान रही है कि आउटसाइडर को कंस्ट्रक्टिव इम्प्लाइड या डीम नोटिस है किसका? एमओए एओए का। अब आप नहीं पढ़ते तो गलती आपकी। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि आउटसाइडर को कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए पहले किसको रीड करना चाहिए? एमओए एओए को। अगर वो रीड नहीं करेगा तो गलती उसकी है और कंस्ट्रक्टिव नोटिस फिर किसको प्रोटेक्ट करेगा? कंपनी को। इंडोर मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट, या इसको टर्कवांस रूल भी बोलते हैं। आउटसाइडर ने मान लो किसको रीड कर लिया? एमओए एओए को रीड कर लिया। ठीक है, अब वो क्या बिलीव करेगा? कंपनी में जो कुछ चल रहा है, एवरीथिंग गोइंग इन द कंपनी एज पर इट्स 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स एज रजिस्टर्ड विद आरओसी, जिसका नाम क्या है? एमओए एओए। अब अगर वो रीड नहीं करता है तो क्या इसका ब्लेम कहते हैं इसमें वो कंपनी पे डालेगा? नहीं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है? गलती आपकी तो सजा इसी को आपको ही मिलेगी। पर उसने रीड कर लिया तो वो तो यही मानेगा ना कि कंपनी में जो कुछ है वो एमओए एओए के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब अगर नहीं चल रहा तो ये गलती किसकी नहीं है? आउटसाइडर की नहीं। मान लो एओए वो इंटरनल मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी को कहते हैं इसमें कोई ट्रांजैक्शन बनाना है तो पहले शेयर होल्डर्स की एसआर के रूट से मीटिंग में अप्रूवल लेनी है। तो आउटसाइडर क्या सोचेगा? अच्छा डायरेक्टर मेरे पास ये ट्रांजैक्शन बनाने आया है तो इसका मतलब पहले शेयर होल्डर्स के एसआर के रूट से अप्रूवल लेकर ही आए होंगे। अब अगर उन्होंने अप्रूवल नहीं ली तो ये गलती किसकी है? कंपनी के मैनेजमेंट की। तो इसके लिए क्या आप उस आउटसाइडर को लायबल करोगे जिसे एमओए या एओए की नॉलेज और उस इंटरनल इरेगुलरिटी की नॉलेज नहीं है? तो इंडोर मैनेजमेंट देखो किसके फेवर में चला गया? उस एक्सटर्नल मेंबर। एक्सटर्नल मेंबर कौन हुआ? एक तरह से वो आउटसाइडर, क्योंकि वो तो बिलीव करेगा कंपनी में जो कुछ चल रहा है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? उन 2 बेसिक डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। नहीं चल रहा, इसका ब्लेम आप उसको थोड़ी दोगे। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन किसके? इंडोर मैनेजमेंट के। इसका मतलब क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इंडोर मैनेजमेंट किसके फेवर में गया? आउटसाइडर। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके फेवर में आ जाएगा? कंपनी के। तो अगर आउटसाइडर को पहले से रेगुलरिटी के बारे में पता है तो उसे ट्रांजैक्शन नहीं बनाना चाहिए, वरना माना जाएगा कि वो खुद उससे रेगुलरिटी का पार्ट है। नेग्लिजेंस, आप अगर मिनिमम एफर्ट से इंक्वायरी करके रेगुलरिटी का पता लगा सकते हो पर आपने नहीं लगाया, फिर आपकी गलती। फॉर्जरी, किसी के साइन फोर्स वे से करना। मेरे साइन आपने कर दिए तो मेरे साइन थोड़ी ना हुए, वो तो फोर्स सिग्नेचर है मेरे। फॉर्जरी नलिटी होती है, नल एंड वॉइड, नॉट बाइंडिंग, किसी भी पर्सन को उससे कोई राइट नहीं मिलेगा। इसमें एक रूबेन का केस है, अच्छा केस माना जाता है। चलो पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी समझनी है तो प्राइवेट कंपनी कहते हैं, इसमें क्लियर होनी चाहिए।
देखो मैं ज़्यादा सेक्शंस पर कहते हैं इसमें बर्डन नहीं देता, आईसी भी नहीं देती। आपके फाउंडेशन के पूरे लॉ के पोर्शन में मैं केवल लॉ टीच करता हूँ, इसमें इंग्लिश वाला वर्जन नहीं आएगा। तो लॉ के जो 5 चैप्टर्स है वो उसकी रिवीजन क्लासेस करवा रहा हूँ, वो आराम से हो जाएगी। खैर, तो इसमें ध्यान रखो सेक्शन नंबर पर कहते हैं उलझने की जरूरत नहीं है। अब जैसे प्राइवेट कंपनी है, इसका सेक्शन है 2 क्लॉज 68, वैसे याद नहीं रखना पर मैं आपको बता रहा हूं सेक्शन नंबर कितना आसान है। 8 - 6 करो, बाहर क्या निकला 2, हो गया 2 क्लॉज 68 का रीजनिंग, तो आसानी से याद हो सकता है। पब्लिक कंपनी समझनी है तो क्या कह रहा है कि सर जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो कौन सी होती है, पब्लिक कंपनी, या अगर फिर वो प्राइवेट कंपनी है वो किसी ऐसी कंपनी की सब्सिडरी है जो प्राइवेट नहीं है। मतलब लैंग्वेज थोड़ी डिप्लोमेटिक है। अगर वो सब्सिडरी है तो वो किसी ऐसी कंपनी की है जो नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी मींस पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी भी क्या कहलाती है, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी, जो कंपनी अपने एओए में ये वाले 3 रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी वो कंपनी कौन सी है, प्राइवेट। नंबर 1 रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में आप सीधा शेयर्स किसको नहीं दे सकते, आउटसाइडर को नहीं। पहले आप इनसाइडर मेंबर को इनवाइट करो, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आउटसाइडर को दो, क्योंकि वर्ड रेस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है। सेकंड, ओपीसी हुई तो उसमें तो मैक्सिमम 1 मेंबर है, इसको छोड़ दो, क्योंकि ओपीसी भी एक तरह की क्या होती है, प्राइवेट कंपनी। इसके नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड होता है, मैक्सिमम कितने, 200। अब ये जो 200 वाला कनेक्शन है इसमें ये काउंट नहीं होंगे। कौन, ये तो हो गए एम्प्लॉइज और ये हो गए एक्स एम्प्लॉइज। फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक्स एम्प्लॉइज। अब एक कनेक्शन ध्यान रखना, एक भारी क्वेश्चन है इसे के मॉड्यूल में। एम्प्लॉइज ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कितनी बार भी शेयर्स बेचे खरीदे वो उस 200 की लिमिट में हमेशा रिड्यूस होंगे। लेकिन एक्स एम्प्लॉय जिनका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया पर उनके पास कंपनी के शेयर्स थे, तो जब तक वो शेयर्स उनके पास है तब तक वो 200 में काउंट नहीं होंगे। लेकिन एक्स एम्प्लॉय होने के बाद जैसे ही आपने उन शेयर्स को सेल आउट किया, चाहे आप वापस परचेज कर लो, अब आप 200 में काउंट होंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना। जॉइंट शेयर होल्डर्स जो होते हैं उसको कितना माना जाता है, 1। ये 2 और मोर पर्संस अगर होल्ड जॉइंटली तो उसको काउंट कितना किया जाएगा, सिंगल मेंबर। ये डेटा के भी आप पे क्वेश्चन आ सकता है। रिक्वायरमेंट टू बिकम मेंबर एंड नॉमिनी ऑफ ओपीसी। ओपीसी नाम में आंसर गिवन है, 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी के एमओए में 2 पर्सन का नाम होता है, एक तो उसके सोल मेंबर का और एक अदर पर्सन का जो सोल मेंबर की डेथ या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के केस में ओपीसी का मेंबर बन जाएगा। 2 का नाम है। तो जिसका नाम आप नॉमिनी के बिहाफ पे ले रहे हो उसकी कंसेंट लेनी चाहिए, और वो नॉमिनी कहते हैं इसमें उस कंसेंट को क्या कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है एनी टाइम, फिर नया नॉमिनी आ जाएगा। ठीक है। अब ओपीसी का अगर आपको मेंबर बनना है या नॉमिनी बनना है तो रिक्वायरमेंट दोनों में सेम है। सबसे पहला वो क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन। सेकेंड थिंग वो क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। वेदर और नॉट, देखो इसमें ये वर्ड काट दो, क्योंकि नॉट वर्ड से आईसीए ने अभी जब क्वेश्चन दिया था इस जून 22 में तो नॉट से सॉल्व नहीं किया, वो सीधा सॉल्व कर रहे हैं। साथ में क्या हो, रेजिडेंट इन इंडिया। थर्ड, फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 120 डेज ड्यूरिंग द पीएफआई का मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 डेज इंडिया में स्टे किया हो। ये अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल है 120 वाला, 1/4/2021। इससे पहले अर्लियर 182 डेज होता था। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डेटा आ गया। माइनर ओपीसी में कहते हैं इसमें मेंबर नहीं होगा, तो एक तरह से 4th कंडीशन आप लेके जाओ तो वो क्या होना चाहिए, मेजर। माइनर का रोल नहीं है, ना ही नॉमिनी हो सकता। एक बंदा सेम टाइम में एक ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है, एक बंदा सेम टाइम में एक ही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है,
लेकिन एक ट्विस्ट दिया है, अ पर्सन कैन बिकम मेंबर ऑफ वन ओपीसी एंड नॉमिनी इन अनदर ओपीसी एट द सेम टाइम। भाई आपने कहा एक ओपीसी के मेंबर होने चाहिए, एक के नॉमिनी, एक बंदा सेम टाइम पर एक ओपीसी का मेंबर और दूसरी का नॉमिनी है, अलाउड है। कल को समस्या क्या आएगी, जिस ओपीसी का वो नॉमिनी था उसके सोल मेंबर की डेथ हो गई, अब मैच फंस गया, क्योंकि एक ओपीसी के मेंबर आप ऑलरेडी हो और दूसरे के नॉमिनी होने की वजह से आप मेंबर बन गए। तो आपको 180 डेज में डिसाइड करना है कौन सी ओपीसी कंटिन्यू करूंगा। वॉलंटरी कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू अनदर काइंड ऑफ कंपनी एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी एनपीओ को बोलते हैं। तो ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी एनपीओ में कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन बाकी कंपनियों में कन्वर्ट हो सकती है। अब इसमें एक ट्विस्ट समझना, ये जो है अमेंडमेंट नाउ ओमिटेड, ये कब से आया है, 1/4/2021। तो अगर एग्जाम में ईयर वाइज क्वेश्चन आए तो 1/4/21 से पहले का क्वेश्चन है वो तो इससे सॉल्व करो, और 1/4/21 के बाद का क्वेश्चन है वो इससे सॉल्व करो। अब प्रोविजन सिंपल है, ओपीसी जब चाहे आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। कोई पेड अप कैपिटल, कोई टर्नओवर ध्यान रखने की जरूरत नहीं, कोई ईयर्स नहीं ध्यान रखना। अब इस 1/4/21 से पहले क्या था, ओपीसी को 2 इयर्स वेट करना पड़ता था इनकॉर्पोरेशन से, फिर वो नॉर्मल पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होती थी। एक्सेप्शन क्या था, अगर 2 साल पहले इसकी पेड अप कैपिटल किसको एक्सीड कर जाए, 50 लाख को, या फिर टर्नओवर किसको एक्सीड कर जाए, 2 करोड़ को, तो वो बिफोर 2 इयर्स भी कन्वर्ट हो सकती थी। पर ये डेटा किसके लिए लेना है, बिफोर 1/4/21 का अगर क्वेश्चन हो, वरना कहते हैं इसमें आज सॉल्व किससे करो, इससे। रिक्वायरमेंट टू कंसिडर एज स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी देखो सबसे पहला कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी, क्योंकि आपने साफ शब्दों में लिखा है स्मॉल कंपनी कौन सी है, जो अदर देन पब्लिक कंपनी। तो इसका मतलब कौन सी हुई, प्राइवेट कंपनी, जो क्या नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, एनपीओ नहीं है, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी नहीं है, जिसकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो। पहले होती थी 50 लाख। अब यहां वर्ड क्या है, एंड, ये मैक्स है, इससे ज्यादा नहीं हो, कम में तो चलेगा। टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा कहते हैं इसमें नहीं हो, ठीक है, ये भी मैक्स है। इसमें ध्यान रखना, आईसीआई के मॉड्यूल हो चाहे कोई और बुक पढ़ो, और सच हायर कैपिटल यहाँ 10 करोड़ और यहाँ 100 करोड़ है, उसको छोड़ दो, उसके लिए फिर से सीजी की अप्रूवल चाहिए, सॉल्व इससे करना। रिक्वायरमेंट टू कंसिडर्ड एज एसोसिएट कंपनी। देखो ध्यान रखो, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी दोनों इंफीरियर कंपनी है, इनको कंट्रोल के बेसिस पर क्या किया जाता है, डिवाइड कहते हैं इसमें किया जाता है। तो जो एसोसिएट कंपनी है वो सब्सिडरी से भी इंफीरियर होती है। मतलब मैं आपको अभी सब्सिडरी कंपनी अब लाने वाला हूं। सब्सिडरी कंपनी इसमें मोर देन हाफ टोटल शेयर कैपिटल किसी अदर कंपनी के पास है, या कंपोजिशन ऑफ बीओडी किसी और के पास है। एन एसोसिएट कंपनी जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब मेन कंट्रोल ओवर एटलीस्ट 20%, ये टोटल शेयर कैपिटल को अब वोटिंग पावर कर दिया। ये किसके पास है, अदर, कंट्रोल ओवर एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, वो किसके पास है, अदर कंपनी के पास। मतलब सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी दोनों इंफीरियर लेवल पर है और इनका कंट्रोल किसी और के पास है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल आप लेके जाओगे, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी आ जाएगी।
तो सब्सिडरी कंपनी की जो रेंज है वो 20% से चालू हुई है और मोर देन हाफ होते तो आप क्या बन जाते हैं, सब्सिडरी। तो 20% से 50% की रेंज में कौन सी कंपनी होती है, एसोसिएट कंपनी। वो सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए और इसमें जॉइंट वेंचर कंपनी काउंट करते हैं। ये जितने भी शेयर कैपिटल आपकी ओन कैपेसिटी में होनी चाहिए, फिड्यूसरी, किसी के ट्रस्ट और के बिया पर नहीं। रिक्वायरमेंट टू कंसीडर एज सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी भी ध्यान रखनी है इंफीरियर कंपनी है। पहले अगर इंफीरियर और सुपीरियर वाला लॉजिक क्लियर हो जाएगा ना, तो आपकी मोर देन हाफ काम तो वैसे ही हो जाएगा। ये सुपीरियर, तो जिस कंपनी का या तो कंपोजिशन ऑफ बीओडीज होल्डिंग के पास है या फिर कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ध्यान रखना टोटल वोटिंग पावर में केवल इक्विटी शेयर कैपिटल लानी है, प्रेफरेंस तब तक नहीं जब तक इनके पास जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट्स ना हो। क्योंकि आप इंटर में पहुंचोगे तो एक सेक्शन 47 है टोटल वोटिंग पावर करके, वो इससे जुड़ा हुआ है। चाहे खुद के पास है चाहे वन और मोर सब्सिडरीज के पास, हमें दिक्कत नहीं है। सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग की क्या मानी जाती है, सब्सिडरी कंपनी। रिक्वायरमेंट टू कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी तो खैर आपने सुना होगा, जिस कंपनी की 51% और मोर पेड अप कैपिटल सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी स्टेट गवर्नमेंट, या सीजी प्लस एसजी या एसजी प्लस एसजी के पास हो। पर इसमें एक और डेटा है जो बहुत कम बच्चे ध्यान रखते हैं, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी क्या कहलाती है, गवर्नमेंट कंपनी। अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 8 कंपनी एनपीओ के ऊपर। एनपीओ देखो नाम में आंसर गिवन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया पर चैरिटेबल पर्पज के लिए बनाया है, जो मेंबर्स को डिविडेंड नहीं देती बल्कि इनकम अपनी ऑब्जेक्ट में लगाती है। पहले सेक्शन 8 का लाइसेंस लेगी, फिर आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगी। रजिस्ट्रेशन करवाते इसके ऊपर एक लिमिटेड कंपनी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। प्रिविलेजेस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, नॉर्मली किसी भी कंपनी के नेम के एंड में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होगा। पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड, पर सेक्शन 8 कंपनी को ये वर्ड्स लगाने की जरूरत नहीं है, उसको हमने छूट दी है। ठीक है, नॉर्मल कंपनी 21 क्लियर डेज नोटिस से अपनी एजीएम बुलाती है। सेक्शन 8 कंपनी 14 डेज से क्या है, एजीएम बुला सकती है। नॉर्मल कंपनी में पार्टनरशिप फर्म क्या हो सकती है, पार्टनर हो सकती है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में नहीं। बस सेक्शन 8 कंपनी में पहले लाइसेंस के लिए सीजी को अप्लाई करो, सीजी ने अपनी पावर आरओसी को दी है तो उसको अप्लाई कर दो, फिर रजिस्ट्रेशन कराओ एज ए सेक्शन 8 कंपनी। अब रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी बाय सीजी, पर अब सीजी की पावर किसको दे रखी है, आरओसी, तो वो रिवोक कर सकता है। कब रिवोक करेंगे, सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस देखो रिवोक करने का राइट आरओसी, पहले सीजी, आप आरओसी लिख रहे हो तो अर्लियर सीजी लिखो, और सीजी लिख रहे हो तो नाउ आरओसी कर दो, तो उससे आपका काम कहते हैं इसमें हो जाएगा। जिन कंडीशंस के साथ सेक्शन 8 का लाइसेंस दिया गया था वो आपने वॉयलेट कर दी, या आपके अफेयर्स अब फ्रॉडुलेंटली चलाए जा रहे हैं, या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में चलाए जा रहे हैं, या आपके जो ऑब्जेक्ट्स थे उसके अगेंस्ट में चलाए जा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सुनेगी और सुनने के बाद आपका लाइसेंस कहते हैं इसमें क्या कर देगी, कैंसिल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑर्डर दे सकती है, एक आपका अमालगमेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू अनदर सिमिलर ऑब्जेक्ट सेक्शन 8 कंपनी में, या वाइंडिंग अप। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3 पावर है, एक रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, दूसरा अमालगमेशन या मर्जर, एक गलत मैनेजमेंट वाली सेक्शन 8 कंपनी को एक अच्छे मैनेजमेंट वाली सेक्शन 8 कंपनी में, और एक वाइंडिंग अप। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आज बताया था, जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी शेयर्स की अनपेड वैल्यू तक लिमिटेड है या नॉमिनल वैल्यू तक लिमिटेड है, पर उसमें जो पे कर दिया फिर से वो पे करेगा। लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी कंपनी में जितनी एमओए में गारंटी का अमाउंट स्पेसिफाइड है वहां तक लायबिलिटी लिमिटेड है, पर उसकी डिमांड कब होगी, ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अनलिमिटेड कंपनी, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, अनलिमिटेड कंपनी ऐसे नाम में आंसर गिवन है जिसकी मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं होती,
लायबिलिटी खत्म कब होगी? जब आप कंपनी के मेंबर नहीं रहोगे। लेकिन ये लायबिलिटी की डिमांड कहते हैं इसमें कब की जाएगी? मतलब जब तक आपसे डिमांड नहीं की जाए तब तक आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है ही नहीं। और डिमांड कब कहते हैं इसमें होगी? पता चला वाइंडिंग अप चालू हो गया, एसेट्स कम पड़ गई, तो अब मेंबर्स पर्सनली क्या हो जाएंगे? लायबल हो जाएंगे। फॉरेन कंपनी के नाम में आंसर गिवन है, जिसका इनकॉर्पोरेशन कहाँ हुआ है? आउटसाइड द इंडिया। पर केवल उससे काम नहीं होगा, 3 कंडीशन है। पहला, इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? आउटसाइड द इंडिया। दूसरा, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है? इंडिया में, चाहे फिजिकली है, चाहे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली है, चाहे इटसेल्फ का, चाहे एजेंट का रूट से हमें दिक्कत नहीं, ये एंड के सेंस में। थर्ड, जो इंडिया में कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी करती है। फिर डोरमेंट कंपनी, नाम में आंसर देखो गिवन है। डोरमेंट कंपनी वो कंपनी जिसका राइट नाउ कोई बिजनेस नहीं है, मतलब जिस कंपनी को आपने फ्यूचर पर्पस के लिए बनाया है, जिससे वो किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टियां को होल्ड कर सके, एसेट्स को होल्ड कर सके, जैसे पेटेंट, और जिसका बिजनेस ही नहीं चल रहा, कोई गुड्स नहीं बेच रही, कोई सर्विसेज रेंडर नहीं कर रही, तो मतलब बिजनेस वाले अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। यहां आपको फिल्टर करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से बने, गुड्स सेल करना, सर्विसेज रेंडर करना। और यहां आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, जैसे आरओसी को इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर फीस दी, एक्ट के बिया पर कोई और फीस दी, सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए को कॉम्प्लायंस के बिया पे शेयर्स दे दिए, बिजनेस नहीं था पर एक ऑफिस मेंटेन कर रहे हो, मिनिमम डायरेक्टर्स मेंटेन करने होते हैं, ऑडिट करानी होती है, वो फीस दी ऑफिस मेंटेन करने के लिए, ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अगर ये वाले ट्रांजैक्शंस हुए जो सिग्निफिकेंट से डिफरेंट है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डोरमेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी, देखो डोरमेंट कंपनी फ्रॉम द बिगिनिंग है, इनएक्टिव कंपनी जिसका लास्ट 2 ईयर से कोई बिजनेस नहीं चलाया जा रहा, आपने आरओसी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट की है, वो कंपनियां जाकर आरओसी से कहती है सर हमें अभी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो या इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस दे दो, तो आरओसी दे देगा। बाकी इसका पोर्शन आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। ये जो टैग होता है ये 5 ईयर्स के लिए क्या माना जाता है? वैलिड माना जाता है। ये सारा मैं बता चुका हूं। निधि कंपनी, निधि वर्ड ट्रस्ट या फंड के सेंस में यूज में आता है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसको बनाया किसके लिए गया है? फ्यूचर पर, जिसको सेटअप किसके नाम पर किया गया है? निधि के नाम पर या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी के नाम पर। अब इसमें खतरनाक लाइन है, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट्स, कॉस्ट कटिंग। कैसे होगी? ये अपने मेंबर से डिपॉजिट लेती है और मेंबर्स को लोन देती है, तो इसे कोई न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट नहीं देना, किसी ब्रोकर को हायर नहीं करना। अगर न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट या ब्रोकर को हायर करती तो इसकी कॉस्ट इंक्रीज होती, पर इसे ऐसा करना ही नहीं, तो अपने मेंबर्स में गेम खेलती है, तो जो मेंबर डिपॉजिट दे रहा है उसका पैसा सेव हो जाता है। पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखो ऑलरेडी नोटिफाइड पीएफआई कौन कौन से हैं? एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यूटीआई एक्ट में नोटिफाइड कंपनीज। आज हम पीएफआई का सेक्शन 2 क्लॉज 72 ले रहे हैं। पहले कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 4A था, तो उसमें जो भी नोटिफाइड है। और भी कोई कहते हैं इसमें इंस्टीट्यूशन जिसको सीजी आरबीआई से कंसल्ट करके पीएफआई का स्टेटस दे। सीजी आरबीआई से कंसल्ट करके पीएफआई का स्टेटस उसी को देगी जिसका इनकॉर्पोरेशन किसी न किसी सेंट्रल एक्ट में हुआ, पर वो सेंट्रल एक्ट कंपनीज एक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब उसके लिए अलग से आपने एक सेंट्रल एक्ट पास किया है जो कंपनीज एक्ट नहीं है, या फिर आपकी 51% और मोर कैपिटल वो गवर्नमेंट कंपनी वाला कनेक्शन है, सीजीएससी और के पास है, तो मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्यों रजिस्टर्ड करते हैं? देखो एओए कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, और एमओए कहते हैं इसमें क्या करता है? कंपनी का आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बताता है। इसको चार्टर ऑफ कंपनी कहते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ राइट्स, तो कंपनी के मेन राइट्स एमओए के बिया पर ही गवर्न होते हैं। अब एमओए क्यों रजिस्टर कहते हैं इसमें करवाते हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है? देखो सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी कंपनी क्या बिजनेस करने के लिए फॉर्म्ड की गई है, कौन सी एक्टिविटीज है जिससे बाहर नहीं निकल सकती और निकलेगी तो ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायरस हो जाएंगे, वो एमओए में गिवन है।
फिर सेकंड, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड दोज हु डील विद द कंपनी। दोज हु डील विद द कंपनी वन वर्ड में कौन हुआ? आउटसाइडर। उसको पता तो चलना चाहिए कि आखिर कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज में इंगेज हो सकती है। आउटसाइडर को पता चलना चाहिए कि कहीं वो ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायरस तो नहीं है। फिर जो शेयर होल्डर्स और कहते हैं इसमें क्रेडिटर्स है, उनको पता होना चाहिए कि उनका जो कैपिटल या अमाउंट इन्वॉल्व है कंपनी में, उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है। ये ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब कंटेंट्स ऑफ एमओए। एमओए के देखो 6 क्लॉजेज होते हैं। नेम क्लॉज, इसमें कंपनी का नेम गिवन होगा। पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड के साथ एंड होगा। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा। स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जहां पर कहते हैं कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होगा फ्यूचर में, उसकी डिटेल। ऑब्जेक्ट्स, जिसके लिए कंपनी को बनाया गया है, तो ये ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया। लायबिलिटी, अगर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है तो ये लायबिलिटी क्लॉज आ जाएगा। मतलब लिमिटेड है अनलिमिटेड है वो डिटेल किस में बताओगे? लायबिलिटी क्लॉज में। अमाउंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, मतलब कंपनी की कहते हैं इसमें कितनी ऑथोराइज कैपिटल है, वो कितने अमाउंट के कितने शेयर्स में डिवाइडेड है, तो नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल कहते हैं इसमें जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स है, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज, इस पे वो सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए साइन करते हैं। वो जो अपने शुरुआत में इनकॉर्पोरेशन में एमओए या नीओए के सब्सक्राइबर्स वो यहाँ आते हैं। ये फर्स्ट मेंबर्स है कंपनी के। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो ई सब्सक्राइबर को मिनिमम 1 शेयर तो लेना पड़ेगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कंपनी के कहते हैं इसमें इंटरनल अफेयर्स के बारे में बताते हैं। इंटरनली कंपनी को कैसे मैनेज करना है एओए बताएगा, और एक्सटर्नली कैसे मैनेज करना है वो एमओए बताएगा। दोनों में सीधा सीधा डिफरेंस है। खैर, डॉक्यूमेंट जो एओए है उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट है। मैग्ना कार्टा ग्रेटर चार्टर, ग्रेटर डॉक्यूमेंट ऑफ राइट्स। और इसको फिर ये बिजनेस डॉक्यूमेंट है तो स्ट्रिक्टली आपको क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूट, ऑब्जर्व, फॉलो कहते हैं इसमें करना चाहिए। ये वो टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चे, खैर कंपनी नहीं करते तो ये तो दूर की बात है, और जो करते हैं कंपनी वो इसको छोड़ देते हैं। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, देखो नॉर्मली शेयर होल्डर से अप्रूवल के 2 रेजोल्यूशन होते हैं। एक होता है ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होता है एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। ये इंटर में काम किया, पर यहां कनेक्शन दे रखा है। ओआर जो कहते हैं इसमें होता है वो पास कहते हैं इसमें आपका हो जाता है सिंपल मेजोरिटी पे। एसआर पास करने के लिए नॉर्मली 75% की कंसेंट चाहिए। ठीक है, अब कहते हैं इसमें कंपनी ने क्या किया, मान लो एओए ऑल्टर करने का मूड बनाया, तो सेक्शन 14 कंपनी से कहता है कि सर इसके लिए एसआर पास करना होगा, तो ये तो नॉर्मल है। तो इसका मतलब अगर किसी कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स 80% पे स्टैंड करते हैं और माइनॉरिटी 20% पे स्टैंड करते हैं, तो माइनॉरिटी के वोट की तो वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि एसआर सबसे बड़ा रेजोल्यूशन है और वो मेजॉरिटी पास कर लेंगे। तो अब हम एंट्रेंसमेंट प्रोविजन एओए में इंसर्ट कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? हम एओए के ऑल्टरेशन का जो प्रोसीजर है उसे और स्ट्रिक्ट बना देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या समझाया, ऑल्टरेशन इन एओए कौन से डेटा पर हो जाएगा? एसआर पर, नॉर्मली एसआर, और एसआर का मतलब कितने? 75%। लेकिन अगर आपने ऑल्टरेशन इन एओए को मोर स्ट्रिक्ट और रेस्ट्रिक्टिव बनाया, मतलब मोर देन 75% कह दिया, अब वो मोर देन 75% 80 है, 85 है, 90 आपकी मर्जी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। तो एओए जिस परसेंटेज पे ऑल्टर हो रहा है उससे ज्यादा परसेंटेज पर ऑल्टर करना, वो सिचुएशन किस में आती है? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन में। अब एंट्रेंचमेंट प्रोविजन एओए में आएगा कैसे? बहुत सिंपल, जिस समय कंपनी का फॉर्मेशन होता है उस समय एओए बनता है, उस समय आप किसको लेकर आ जाओ? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो शुरुआत में आप कहते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को एओए में लाना भूल गए, कोई बात नहीं, कंपनी बन गई, अब आप एओए ऑल्टर कर लो। एओए ऑल्टर कैसे करेंगे? अगर आप पब्लिक कंपनी हो
तो आप एसआर पास करके कर लो, और अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो सबकी कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स लेनी पड़ेगी। किसके लिए? एंट्रेंसमेंट प्रोविजन को एओए में फर्स्ट टाइम इंसर्ट करने के लिए। एक बार एंट्रेंसमेंट प्रोविजन इंसर्ट हो गया, ठीक है, चाहे वो फॉर्मेशन के टाइम हो चाहे सब्सिक्वेंटली, उसका इंफॉर्मेशन आपको आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन एमओए एंड एओए। एमओए क्या करता है? कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को बताता है जिसके बाहर कंपनी अपना बिजनेस नहीं कर सकती। एओए कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताता है। रिलेशनशिप, एमओए कंपनी का कनेक्शन आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ जोड़ रहा है, एओए कंपनी का कनेक्शन उसके मेंबर्स के साथ जोड़ता है। ऑल्ट्रेशन, ये सबसे गलत पॉइंट है। मैं तो देखो सीए के तीनों लेवल पर पढ़ाता हूं, तो मैं इंटर में इसको डिटेल में पढ़ाता हूं। आप यहां आओगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब देखो, कंपनी में 1 आवर में आपके सारे टॉपिक मेन डिस्कस करते हुए खत्म कर रहा हूं, ठीक है। मार्केट में इसको छुड़वा देते हैं। अननेसेसरी टाइमिंग की क्लासेस लेनी है, ये तो मेरी कहते हैं इसमें एक तरह से रिवीजन क्लास टाइप है। रूटीन में तो मैं इससे डिटेल में जाके डेप्थ एग्जांपल ये सब कुछ, और मैं तो लिखवाने के वर्जन पे जाता हूँ। मेरा पैटर्न ही है ये टीचिंग का वीएसआई में। आप में से कोई पढ़ा हुआ कहते हैं इसमें अभी राइट में, तो वो तो वैसे भी जानते हैं। वीएसआई वाले स्टूडेंट को तो मैंने सब कुछ करवा रखा है। पर क्या होता है कि शुरुआत में बच्चे जागृत नहीं होते, बाद में होश आता है जब एग्जाम एकदम सर पर आ जाते हैं। टाइम का देखो, अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो नुकसान होगा। क्योंकि देखो जैसे ये क्लास है, इसके बाद अगली क्लास कहते हैं मैं चैप्टर 3 के भी यहाँ पे कराऊंगा पार्टनरशिप। जब कंपनी और पार्टनरशिप कहते हैं इसमें हो जाएगी तो मोर देन हाफ एलएलपी तो वैसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो दोनों का हाइब्रिड फॉर्म है। फिर मैं एलएलपी कराऊंगा, देन सेल पे आऊँगा, और लास्टली कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बड़ा है तो उसकी ज़्यादा क्लासेज लगेंगी। तो ऐसे करके मेरा टारगेट है लमसम 7 to 8 क्लासेज में मैं पूरी रिवीजन पोर्शन खत्म कर दूंगा। ऐसे ही खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो ये ऑल्ट्रेशन गलत दे रखा है। एओए का ऑल्ट्रेशन कह दिया केवल एसआर से हो जाएगा। एमओए का ऑल्ट्रेशन कहते हैं इसमें कह रहा है कि इसके लिए रीजनल डायरेक्टर, ट्रिब्यूनल और की अप्रूवल लेनी पड़ती है। अप्रूवल तो इसमें भी लेनी पड़ती है, यहाँ पर भी एसआर और यहाँ पर भी एसआर है। पर अभी आप इंटर में नहीं हो, अभी वो कह रहा है एमओए का ऑल्ट्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट और सर्टेन सर्कमस्टांसेस में होता है और अथॉरिटीज की अप्रूवल चाहिए। एओए में ऐसा नहीं करना, केवल एसआर पास करके अपना काम हो गया, इससे ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ। अल्ट्रा वायरस, जो एक्ट एमओए से बाहर गए वो अल्ट्रा वायरस है, लेकिन जो एक्ट एओए से बाहर है वो अल्ट्रा वायरस नहीं होते, क्योंकि एमओए से बाहर वाले एक्ट्स को सारे मेंबर्स मिलकर भी क्या नहीं कर सकते, रेटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन एओए से बाहर वाले एक्ट्स को कहते हैं इसमें जो मेंबर्स है वो एसआर पास करके एओए चेंज करेंगे और उसको रेटिफाई किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, देखो कंपनी की कैपिटल अलग अलग पार्ट में क्या होती है, डिवाइड होती है। तो जैसे नॉमिनल या ऑथराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल, ये भी एक बार 6 मार्च का दिसंबर 21 में क्वेश्चन आ गया। ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी इश्यू कर सकती है। इश्यूड कैपिटल, इसका जो पार्ट आपने टाइम टू टाइम इश्यू किया। सब्सक्राइब, इसमें से जो सब्सक्राइब हो गया। कॉल्ड अप, जिसकी आपने डिमांड कर ली। पेड अप, जो पे कर दिया गया। इक्विटी शेयर कैपिटल, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वो कौन सी है, इक्विटी है, ठीक है। तो अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन सी है, जिस कैपिटल के ऊपर 2 प्रेफरेंशियल राइट मिलेंगे वो कैपिटल कौन सी होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये पता नहीं, थोड़ा इधर ऐसे रखता हूं। जैसे नंबर 1, राइट टू रिसीव डिविडेंड, और ये दोनों राइट मिलने चाहिए। एंड सेकंड, राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल
at the time of winding up. और ये जो दोनों राइट होते हैं ये ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब जिन शेयर्स पे ये 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं वो शेयर्स कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स। और जो प्रेफरेंस नहीं है वो कौन सा हो गया? इक्विटी। तो इक्विटी जिस पे या तो कोई प्रेफरेंशियल राइट ही नहीं है या इन दोनों में से कोई एक मिला, तो वो कौन सा नहीं हुआ? प्रेफरेंस तो नहीं हुआ। और जो प्रेफरेंस नहीं है फिर वो क्या हो गया? इक्विटी। ऐसे दोनों जुड़े हुए हैं सेक्शन 43, और सेक्शन 43 एप्लीकेबल होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वांट्स टू इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स, देन इट शैल बी लायबल टू गिव 2 प्रेफरेंशियल राइट्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पर 43 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल पे एप्लीकेबल नहीं है, तो वो 2 की जगह 1 प्रेफरेंशियल राइट दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 43 उस प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो एमओ या एओए में लिख देती है कि सर हमारे ऊपर 43 एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर भी 2 की जगह 1 प्रेफरेंशियल राइट दिया तो भी काम हो जाएगा, वो प्रेफरेंस शेयर है। जहां एप्लीकेबल है वहां प्रेफरेंस शेयर का मतलब 2 प्रेफरेंशियल राइट, जहां एप्लीकेबल नहीं है वहां 2 की जगह 1 प्रेफरेंशियल राइट दे दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो आपका कंपनीज एक्ट का रिवीजन का पोर्शन हो गया। नेक्स्ट टाइम हम पार्टनरशिप करेंगे।